बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रेसिपी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 6 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। यूरोप की सूरत हाल देखकर लगता ऐसा है कि अमेरिका इस जंग के अंदर इनडायरेक्ट शामिल हो चुका है। डिटेल्स आपको बताऊंगा। एक दफ़ा रूस हिल कर रह गया है, इतने बड़े बड़े हमले, और जाहिर है कि हमले यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन का, रशिया के सदर का जो रद्द अमल सामने आया, तो पुतिन ने डायरेक्टली ट्रंप को मुखातिब करते हुए क्या कहा, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रशिया के हमले हैं जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर आपको मालूम है कि रशिया के हमले रिपोर्ट होते हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों की अगर बात करें तो रशिया के हमले खार्किव रीजन के ऊपर भी रिपोर्ट हुए, ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर भी रशिया के हमले रिपोर्ट हुए। और इन हमलों के नतीजे में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और इवन के यूक्रेन के सदर के मुताबिक 500 ड्रोन्स थे और 50 मिसाइल भी थे। ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं उनको तो आपको मालूम है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन ये जो 50 मिसाइल थे इनको यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। 5 हलाकतें और अच्छा खासा जो नुकसान है वो यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट हुआ है। अब रशिया का ये इतना तगड़ा हमला क्यों रिपोर्ट हुआ, उसकी वजह है यूक्रेन के हमले जिनका जिक्र मैं इंट्रो के अंदर कर रहा था। यूक्रेन का एक तगड़ा हमला बिलगोरोद रीजन के ऊपर रिपोर्ट हुआ। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। बिलगोरोद रीजन के ऊपर यूक्रेन ने एक एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट किया और इसको टारगेट करने की वजह से बिलगोरोद रीजन के अंदर बिल्कुल अंधेरा छा गया। तमाम के तमाम जो सार्फिन हैं, तकरीबन 40,000 लोग वो बिजली से महरूम हो गए। इसी तरह के इसी तर्ज के हमले आपको मालूम है कि रशिया की जानिब से यूक्रेन पर किए जाते हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया टारगेट करता है, तो यूक्रेन की जानिब से भी अब इसी तरह का हमला बिलगोरोद रीजन के ऊपर किया गया और ये बहुत तगड़ा हमला था जिसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और इससे भी बड़ा हमला क्राइमिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ यूक्रेन का, और यहां पर भी एक ऑयल फैसिलिटी को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने, ये क्राइमिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है और ये तकरीबन 2.5 लाख टन जो ऑयल है वो स्टोर करने की कैपेसिटी इस फैसिलिटी के अंदर है, जिसको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। और ये जो ऑयल फैसिलिटी है, यहां पर रशिया ऑयल स्टोर करके कहां पर सप्लाई करता है, अपने ट्रूप्स को रशिया की जानिब से ये ऑयल जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो इस फैसिलिटी को यूक्रेन की जानिब से सक्सेसफुली टारगेट किया गया और बहुत ज़्यादा नुकसान रशिया का जाहिर है कि रिपोर्ट हो रहा है। इवन के इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया के क्राइमिया के अंदर जो 50% जो गैस स्टेशन हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। 50% एक्टिव हैं, 50% बंद हैं। उस कंट्री के गैस स्टेशन, जो कंट्री आपको मालूम है कि ये एनर्जी जायंट है रशिया, और यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल का होना कि क्राइमिया के अंदर 50% गैस स्टेशन बंद हैं और 50% जो गैस स्टेशन हैं वो ओपन हैं, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन ने रशिया के 25% जो एनर्जी फैसिलिटी है उसको यूक्रेन डैमेज कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो 38 ऑयल रिफाइनरीज में से अभी तक 2025 का जो साल है, तो यूक्रेन ने इन 38 में से 16 रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को सक्सेसफुली टारगेट किया है। और यही वजह है इस शॉर्टेज की, कि जो ऑयल की शॉर्टेज है या फिर जो गैस की शॉर्टेज है वो वजह है यूक्रेन के हमले, वजह हैं जो कि सक्सेसफुल हमले हैं। इवन के ये जो शहीद टाइप ड्रोन्स हैं जिनकी रफ्तार भी आपको मालूम है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये परवाज भी बहुत नीची परवाज करते हैं, और रशिया के सार्फिन इनकी वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को रोकने में अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। इवन के बिलगोरोद रीजन के अंदर और क्राइमिया के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैंने हाल आपको बता दिया कि किस तरह के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये अकेला यूक्रेन ये नहीं कर सकता, बल्कि यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से और अब अमेरिका की जानिब से भी असिस्ट किया जा सकता है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू के दौरान इस खबर को कंफर्म किया, जो खबर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो खैर ऑलरेडी गर्दिश कर रही थी। जेडी वैंस से कंफर्मेशन ली एंकर ने, और जेडी वैंस ने बता दिया कि हाँ, अमेरिका यूक्रेन को
इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के फैसले पर गौर कर रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करे और यूक्रेन जो है वो रशिया की ऑयल फैसिलिटीज को डीप इनसाइड रशिया टारगेट करे। इसके अलावा जेडी वैंस ने कहा कि जो टॉमाहॉक्स हैं, जो टॉमाहॉक मिसाइल है अमेरिका के 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो वो प्रोवाइड करने के हवाले से भी जेडी वैंस ने कंफर्म किया कि हाँ, ये दोनों फैसले अमेरिका के ऐवानों के अंदर जेर गौर हैं कि यूक्रेन को इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की जाए और यूक्रेन को टॉमाहॉक्स भी प्रोवाइड किए जाएं। तो ये जो हमले रिपोर्ट हुए रशिया के ऊपर, तो ये जाहिर है कि अकेला यूक्रेन नहीं कर सकता, और इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, स्पेशली रशियन मीडिया के ऊपर, जो रशिया के व्लॉगर्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका की जानिब से ये इंटेलिजेंस और असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जो फैसला है वो कर लिया गया है। यही वजह है कि इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस यूक्रेन की जानिब से रशिया को दिए जा रहे हैं, और यही वजह है कि पुतिन ने डायरेक्टली ट्रंप का नाम लेकर, अमेरिका का नाम लेकर एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने ये कहा कि ये जो टॉमाहॉक्स प्रोवाइड करने वाला फैसला या फिर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाला फैसला, हालांकि रशिया ये मानता है कि ये इंटेलिजेंस तो यूक्रेन को स्टार्ट ही से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जो है वो बाइडेन के दौर में प्रोवाइड कर रहे थे। बहरहाल व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि टॉमाहॉक्स प्रोवाइड करने का फैसला या फिर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का फैसला, स्पेशली लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड करने का फैसला अमेरिका को इस जंग के अंदर डायरेक्ट कर देगा, और फिर ये रशिया और अमेरिका की जंग छिड़ जाएगी, जो कि पुतिन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये जंग जो है वो इस लेवल पर चली जाए। बहरहाल रशिया की जानिब से वार्न कर दिया गया इस लॉन्ग रेंज मिसाइल से बाज रहने का अमेरिका को व्लादिमीर पुतिन ने खुद कह दिया। लेकिन आपको मालूम है कि ये भी पहली मर्तबा नहीं है, रशिया ने इस तरह की दर्जनों वार्निंग्स इस लंबी चौड़ी जंग के दौरान, रशिया की जानिब से इस तरह की दर्जनों वार्निंग्स अमेरिका को दर्जनों मर्तबा दी जा चुकी हैं कि ये रेड लाइन है, वो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। इवन के विकिपीडिया के ऊपर अगर आप सर्च करें तो रशियाज रेड लाइन्स के नाम से विकिपीडिया के ऊपर आपको एक पूरे का पूरा पेज भी मिल जाएगा, एक लंबी चौड़ी रशिया की रेड लाइन्स की लिस्ट है। और विकिपीडिया ने आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये रेड लाइन क्रॉस हो गई और ये रेड लाइन जो है वो क्रॉस होना बाकी है, और एक एक करके तमाम की तमाम रशिया की रेड लाइन्स क्रॉस हो रही हैं और रशिया की जानिब से वार्निंग दी जाती है। इससे आगे रशिया भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। रशिया को ये लगता है कि रशिया की जो ये जंग की स्ट्रेटजी है वो अभी तक काम कर रही है, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के एंटर होने के बाद क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी? रशिया की ये जो पेस है, ये जो रफ्तार है अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की, या फिर इसको पुतिन को तब्दील करना पड़ेगा? अच्छा, रशिया तो ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाला फैसला कर लिया और इसी वजह से यूक्रेन के ये हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर ने, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, इस पर बहुत ज़्यादा यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुस्सा किया। इवन के नेदरलैंड्स के सरबराह आए हुए थे, इनसे मुलाकात की। नेदरलैंड्स की जो काविशें हैं, नेदरलैंड्स में आपको बता दूं कि एक पोलैंड और नेदरलैंड्स और 2-3 और कंट्रीज हैं जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये फ्रंट लाइन्स पर हैं, जो यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करते हैं, जो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि नेदरलैंड्स की तो यूक्रेन के सदर ने तारीफ की, लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली अमेरिका के किरदार को हदफ तनकीद बनाया यूक्रेन के सदर ने कि खाली बातें, खाली धमकियां, जो रशिया के हमले हैं वो रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। सिर्फ यूक्रेन अपने तय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और रशिया को सरप्राइजेस दे रहा है। यानी कि यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि ये जो कुछ रशिया के अंदर हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ, और जो थोड़ा बहुत असलहा, थोड़े बहुत जो कंट्रीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, लेकिन इनफ करार नहीं दिया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का जो किरदार है वो इनफ नहीं है, ये रशिया से अभी भी डरते हैं और इनको आगे बढ़ना चाहिए। मजीद क्या देखना चाहते हैं? यूक्रेन के सदर ने कहा कि तैयारे भी एंटर हो गए नेटो टेरिटरी के अंदर, रशिया के ड्रोन्स भी एंटर हो गए, जो रोमेनिया है, पोलैंड है, इस्टोनिया है, फिर जो बाल्टिक स्टेट्स वगैरह हैं, इनके एयर स्पेस की वायलेशन आपको मालूम है। इवन के डीप इनसाइड यूरोप जो जर्मनी है, डेनमार्क है, इनके एयर स्पेस की वायलेशन भी रिपोर्ट हुई है। तो यूक्रेन के सदर ने अपने एलाइज को झंझोड़ने की कोशिश की कि इससे आगे भी रशिया बढ़ जाएगा, लेकिन इनके कान पर जूं भी नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक और खबर सामने आई,
اب بات جو ہے وہ طیاروں اور ڈرون سے اب غباروں پر پہنچ گئی ہے۔ 25 غبارے لتھوینیا کے ایئر سپیس کے اندر داخل ہوئے، نہ صرف ایئر سپیس کے اندر داخل ہوئے بلکہ جو ویلنیس ہے، جو لتھوینیا کا دارالحکومت ہے، اس کے ایئرپورٹ کو بھی بند کرنا پڑا، کیونکہ یہ 25 جو ہیں وہ ایک نارمل سائز کے، بڑے سے کچھ چھوٹے سائز کے، درمیانے سائز کے غبارے تھے، اور ان غباروں کی وجہ سے ویلنیس کے ایئرپورٹ کو بھی بند کرنا پڑا۔ غباروں کو نیچے اتارا، غباروں کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ غباروں کے ساتھ جو ہیں وہ باندھی گئی تھی۔ جب ان چیزوں کو کھولا گیا، دیکھا گیا تو وہ سگریٹس تھی، اور یہ 12,000 سگریٹس کے پیکٹس تھے جو ان 25 غباروں کے ساتھ باندھ کر لتھوینیا کے اندر اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کس کی جانب سے؟ سمگلرز کی جانب سے۔ اور یہ سمگلرز کہاں سے یہ غبارے اڑا رہے تھے؟ یہ بیلاروس سے اڑا رہے تھے، اور یہ سگریٹ سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے جیسے آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ ویڈیوز کے افغانستان سے مختلف جو چیزیں ہیں، منشیات وغیرہ، وہ کس طرح سے سمگل کی جاتی ہیں، غلیلیں بھی استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ سسٹم ہے کہ بیلاروس سے جو سگریٹس ہیں وہ بلونز کے تھرو سمگل کرنے کی کوشش ماضی میں بھی کی جاتی رہی، اور اس مرتبہ بھی یہ سمگلرز ہی تھے۔ لیکن لتھوینیا کی جانب سے یہ جو نیٹو کا ایسٹرن فلینک ہے، یہ تو آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ کو بند کر دیا، کچھ طیارے شیارے بھی اڑا دیے، اور اپنے نیٹو کے ایسٹرن فلینک کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا کہ شاید اب لتھوینیا کا نمبر لگ گیا۔ لیکن یہ غبارے تھے، اور یہ سمگلرز کی جانب سے غبارے جو ہیں وہ سمگلرز کی جانب سے، بیلاروس کے سمگلرز کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ تو یہ اتنا کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مثالیں ماضی کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اسمگلنگ کو روکنے کے لیے لتھوینیا کی جانب سے بہرحال اقدامات کیے جائیں گے۔ ہاں، وہ جو معاملہ ہے امریکہ کی جانب سے انٹیلیجنس کا شیئر کیا جانا، یا پھر امریکہ کی جانب سے ٹاما ہاکس اگر یوکرین کو پرووائڈ کیے گئے، تو یہ پھر ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس پر رشیا کا سنجیدہ رد عمل میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن یہ الفاظ کی صورت میں، سٹیٹمنٹ کی صورت میں رد عمل، اتنے بڑے بڑے حملوں کے بعد بھی رشیا کے جو آفیشلز ہیں وہ صرف سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو وارن کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے یورپین کنٹریز، ایون کہ امریکہ کے آفیشلز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا کی حالت نہیں ہے، رشیا کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی کر دی گئی ہے، اس لمبی چوڑی جنگ نے رشیا کی حالت جو ہے وہ بہت پتلی کر دی۔ ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں رشیا کو پیپر ٹائگر قرار دیا تھا، اور اندر خانے یہی سمجھتے ہیں کہ یوکرین نے اور یورپین کنٹریز نے اس لمبی چوڑی جنگ نے رشیا کو تھکا بھی دیا ہے۔ رشیا کے فوجی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی، زخمی بھی رپورٹ ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جب جنگ جو ہے وہ اتنی لمبی چلے تو آپ کی جو افواج ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتی، بلکہ وہ پینک ہو جاتی ہیں، وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت اگر ان افواج کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی جنگ تو اب شروع ہو رہی ہے، امریکہ جنگ کے اندر انٹر ہو گیا، یا پھر نیٹو جنگ کے اندر انٹر ہو گیا، نیٹو کا جو الائنس ہے، تو یہ رشیا کی جو فوجیں ہیں وہ اتنی لمبی چوڑی جنگ لڑنے کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑی جنگ لڑنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ لیکن اگین میں آپ کو یاد کروا دوں، اور پوٹن نے بھی نیٹو ممالک کو، یورپین کنٹریز کو بارہا یہ یاد کروایا ہے کہ ہاں، نیٹو اور رشیا کا کوئی مقابلہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اور اتنے زیادہ تھک جانے کے بعد، اتنی لمبی چوڑی جنگ لڑنے کے بعد رشیا نیٹو کنٹریز کے ساتھ اس طرح کی جنگ تو نہیں لڑے گا۔ پوٹن نے اپنے ہتھیار یاد کروا رکھے ہیں امریکہ کو بھی اور یورپین کنٹریز کو بھی، کہ اگر رشیا جیتے گا نہیں تو رشیا تمہیں بھی نہیں جیتنے دے گا، اور جو بھی ہمارے آرسنل کے اندر ہتھیار ہیں وہ رشیا کے آفیشلز نے کہا، ایون کہ دمتری میدویدیو کی جانب سے گزشتہ روز ہی یہ بیان سامنے آیا کہ رشیا کو اتنا پرووک نہ کرو کہ رشیا مجبور ہو جائے اور یہ جنگ جو ہے وہ بہت بڑی ہو جائے، یوکرین جنگ۔ امریکہ کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس طرح کی جو ڈائریکٹ وارننگ پوٹن کی جانب سے سامنے آئی ہے، تو اس کے باوجود بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ پریشر کا یہ جو ٹیکٹک ہے، یہ جو ٹاما ہاکس ہیں، وہ استعمال کریں گے، یوکرین کو پرووائڈ کریں گے، یا پھر رشیا کی اس وارننگ کو اس مرتبہ ان نیٹو کنٹریز کی جانب سے سیریس لیا جائے گا؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔